एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आज का जो लेक्चर है ये रेस्ट जॉइंट के बारे में है। रेस्ट जॉइंट जैसे आपके इसमें स्लाइड में देख रहे हैं, रेस्ट जॉइंट जो बनता है ये लोअर जो रेडियल एंड होता है, रेडियस बोन का जो लोअर एंड होता है वो बनाता है कार्पल बोन्स के साथ, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स जो होती है उनके साथ। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो आपके स्केफॉइड ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रल बोन्स है, ये प्रॉक्सिमल रो बनाता है कार्पल बोन्स का, और ये आर्टिकुलेट होता है कहाँ पे? रेडियस के लोअर एंड में। ये रेडियस का लोअर एंड है अलोंग विद द आर्टिकुलर डिस्क। ये जो आर्टिकुलर डिस्क है ये होता है रेडियो जॉइंट का। तो रेडियस का जो लोअर एंड है अलोंग विद दिस आर्टिकुलर डिस्क, ये आर्टिकुलेट होता है आपके प्रॉक्सिमल रो ऑफ द carpal bones, namely as scaphoid, lunate and triquetrum. ट्राइक्वेट्रम ये जो है ये आपका बनाता है रेस्ट जॉइंट। इसको इसी वजह से रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस और कार्पल बोन्स के दरमियान बनता है। तो इसका दूसरा नाम जो है वो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट है, रेस्ट जॉइंट या रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है। ये जो इसकी वैरायटी है वो आपकी साइनोवियल, इसकी क्लासिफिकेशन में आता है कि ये साइनोवियल जॉइंट है, एलिप्सॉइड वैरायटी का है। ये जो वैरायटी होती है ये स्मॉल या शॉर्ट, इररेगुलर या अनइवन बोन्स जो है उनके दरमियान जो जॉइंट बनते हैं वो एलिप्सॉइड होता है। तो साइनोवियल मेन उसकी कैटेगरी में आता है, और एलिप्सॉइड जो होता है वो आपका सब क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर आप देखें तो इस पिक्चर में अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉन्डोलाइड जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन्स ऑफ द रेस्ट। ये सारी जॉइंट्स क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है पूरी बॉडी की, कहाँ कहाँ पे जिस तरह होती है। बॉल एंड सॉकेट होती है, हिंज होती है, दूसरी होती है आपकी तो पाइवट होती है नेक में। इसी तरह ये जो आपके रेस्ट जॉइंट है यहाँ पे आके इसमें जो है आपकी कॉन्डोलाइड जॉइंट होते हैं ये, और ये होते हैं आपके शॉर्ट या स्मॉल अनइवन बोन्स जो होती है उनके दरमियान। अच्छा जी, अब इसकी आगे एक डायग्राम देखेंगे हम। डायग्राम में ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये आपका हैंड का, ये जो है आपका अल्ना और ये आपका स्केफॉइड है, जबकि ये जो है ये आपका डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है। ठीक है। तो ये जो रेडियस का डिस्टल एंड है ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये स्केफॉइड पे जाके आर्टिकुलेट होता है, ल्यूनेट पे जाके आर्टिकुलेट होता है, और ट्राइक्वेट्रम और ल्यूनेट के मीडियरी जो है इसमें आपको जो है आर्टिकुलर डिस्क उसकी जो है वो आपकी उसके साथ आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिक इसकी जॉइंट के जो है इन्फोर्समेंट्स, कि ये जो जॉइंट है इसमें इन्फोर्स किस तरह होता है। इसकी सबसे ऊपर जो है उसकी एक लगी होती है कैप्सूल। वो जो कैप्सूल होती है वो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के साथ लगी होती है, अल्लाह तक एक्सटेंड होती है, और साथ में जो है प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स जो है उन पे जाके ये अटैच्ड होता है। तो कैप्सूल जो है पूरे का पूरा रेडियस अल्ना के लोअर एंड से लेके या डिस्टल एंड से लेके प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स जो है उस तक ये कैप्सूल आपका पूरे का पूरा उसको रैप करता है। एक दफा फिर बताता हूँ, कैप्सूल जो होता है रिस्ट जॉइंट का वो आपका एबव या सुपीरियरली जो है वो होता है आपका कनेक्टेड होता है लोअर या डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना के साथ, जबकि डिस्टली आपका वो कनेक्ट होता है प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स जो कि इसके रिस्ट जॉइंट के बनाते हैं स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रम। तो ये जो लोअर एंड ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट है और प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स है, इस पे एक कैप्सूल लगा होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आगे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन आएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से इस कैप्सूल को, जॉइंट कैविटी को सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। इसी वजह से जो इन दोनों स्पेसेस का है इन्फेक्शन एक दूसरे को स्प्रेड नहीं हो सकता। रेडियो अल्नर जॉइंट का जो है, रेडियो अल्नर जॉइंट का जो है
रेडियो अल्नर जॉइंट का जो आपका साइनोवियल उसका कैप्सूल है वो अलोंग विद द प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स वो जो है ये पूरा उसको लाइन करता है, जबकि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपकी कैप्सूल को भी लाइन करता है अलोंग विद द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस। आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला। तो इस वजह से जो है ये जॉइंट कैविटी डज नॉट कम्युनिकेट विद दैट ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट और विद द जॉइंट कैविटीज ऑफ द इंटरकार्पल बोन्स। ये जो आपका रिस्ट जॉइंट है ये आपके रेडियो अल्नर जॉइंट से और इंटरकार्पल जो जॉइंट्स होते हैं उन तीनों से, उन दोनों से जो है अपने इसको रिस्ट जॉइंट को सेपरेट करता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? उसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई में आता है, तो नर्व सप्लाई इसकी ये है कि ये दो नर्व्स पे जो है मेनली ये इसकी सप्लाई होती है। एक जो है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है, एक जो है उसका एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है, दूसरा जो है उसका पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है। जो एंटीरियर इंट्रोशियस है वो आपकी आती है वो ब्रांच, वो जो है वो आपकी आती है मीडियन नर्व से। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कम्स फ्रॉम द मीडियन नर्व, जबकि आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस जो है वो आपकी आती है रेडियल नर्व से। ठीक है, तो इनकी जो सप्लाई है वो मेनली रेडियल और मीडियन नर्व दोनों से है वाया एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये उसकी हो गई नर्व सप्लाई। उसके बाद इसकी लिगामेंट्स आती हैं। लिगामेंट्स पे आपको बताया एक सेकेंड, हुआ है, नजर आ रहा है कुछ? उसके बाद आती है इसकी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है, लिगामेंट्स बनती किससे है? ये जो आपके फेशियल शीट्स होती है वो आपकी बनाती है लिगामेंट्स टू इनफोर्स एंड टू स्ट्रेंथन द जॉइंट्स। जैसे आपको बताया कि इसमें जो कैप्सूल होती है जो कि आपके रेडियो अल्नर जॉइंट को और साथ में प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स को जो है ये पूरी और लाइक ओवरलैप करती है, तो उस कैप्सूल जो है वो कैप्सूल होती है फाइबरस कैप्सूल। उसके बाद जो है दूसरी आपकी पामर एस्पेक्ट पे जो है लिगामेंट्स बनती है और डॉर्सल पे बनती है। ठीक है, पामर और डॉर्सल मतलब ये कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली उसकी लिगामेंट्स बनती है। और उसके जो रेडियल और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स है, ये जो दोनों लिगामेंट्स है ये जैसे आपको नाम से पता चलता है रेडियल जो है आपके रेडियल साइड पे होगा और वो अटैच्ड होता है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेडियस टुवर्ड्स द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। और जो आपका अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है वो आपके स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ द अल्ना से जो है वो निकलता है और आपका इन्फोर्स करता है टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा ये रेड वाला जो है ये आपका पामर साइड पे जो रेडियो कार्पल लिगामेंट्स है ये रेड वाले हैं पामर साइड पे। ठीक है, मतलब ये कि आपके वेंट्रली एंटीरियरली, जबकि यहाँ पे जो येलो दिखाया हुआ है ये वाला ये आपका रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है। कौन सा? रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो कि आपका जाता है रेडियस से टुवर्ड्स द स्कैफॉइड एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, ये वाला जाता है रेडियस से टुवर्ड्स द स्कैफॉइड और उसके आगे ट्रेपेजियम होता है, ये दोनों बोन्स पे जाके लगता है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। जबकि आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें आप अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है, और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो होता है ये आपका अल्ना से रन करता है और ट्राइक्वेट्रम एंड पिजिफॉर्म बोन जो होती है मीडियल साइड पे उन दोनों में जाके लगता है। तो रेडियल वाल जो है रेडियस से आएगा स्कैफॉइड और ट्रेपेजियम पे अटैच होगा, जबकि आपका जो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है वो आपका अल्ना से जाएगा और ट्राइक्वेट्रम और पिजिफॉर्म पे जाके अटैच्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी जैसे आपको बताया मैंने कि
जैसे आपको मैंने बताया कि इसकी जो नर्व सप्लाई है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व आती है मीडियन नर्व से, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो आती है रेडियल नर्व से। और इसको जो बाद में इसकी वेस्कुलर सप्लाई है वो भी उसी तरह ही है कि पाल्मर एस्पेक्ट में जो है वो आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल ब्रांचेस ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज उसको सप्लाई करती है। मेन इसकी सप्लाई जो है आपकी रेडियल और अल्नर आर्टरीज से है, और उसकी जो है आगे फिर फर्दर जाके ब्रांचेस होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि आपकी कार्पल बोन्स पे जाके डिवाइड होती है, तो वो कार्पल ब्रांचेस होती है। तो ब्लड सप्लाई उनकी रेडियल और अल्नर आर्टरी से आती है, और नर्व सप्लाई इनकी मीडियल और रेडियल नर्व से आती है। ठीक है। उसके बाद इसका है मोमेंट्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट। मोमेंट्स में जैसे आपको पिक्चर अभी नजर आ रही होगी शायद, इसमें जो अगर आप देखें तो रिस्ट जॉइंट पे मोमेंट्स जो होती है ये आमतौर पे 4 तरह की मोमेंट्स होती है। एक होती है फ्लेक्शन, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये वाली फ्लेक्शन है। दूसरी है आपकी ये एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन है रिस्ट जॉइंट पे, ये आपकी है एक्सटेंशन। एरो से नजर आ रहा है कि ये वाला जो है ऊपर जाएंगे, आप हाथ को ऊपर मूव करते हैं तो ये एक्सटेंशन होता है, अगर आप पाम को टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करते हैं तो ये आपका फ्लेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो आता है ये वाला, ये अगर आप देखें तो ये राइट हैंड को इन्होंने रेडियली डिविएट किया हुआ है, ये टुवर्ड्स द थंब जो है ये आपका जो है इस तरह यूं करके डिविएट होता है, यूं, तो ये जो है ये आपका रेडियल डिविएशन है। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये अल्नर डिविएशन है। ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये रेडियल डिविएशन जो है ये आपकी हो गई एबडक्शन, और अल्नर डिविएशन जो है ये आपकी हो गई एडक्शन। ठीक है। तो इस पे हो गई फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। इसमें ये याद रखिए कि ये जो एबडक्शन होती है, मतलब ये जो रेडियल साइड पे जो आप मूव करते हैं इसको, या आउटसाइड जो आप उसको रेस्ट जॉइंट को मूव करते हैं, ये आपकी लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि जो रेडियस का स्टेलॉइड प्रोसेस होता है, आपको पता होगा, लोअर आउटर एंड ऑफ द रेडियस पे जो है स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। तो स्टेलॉइड प्रोसेस जो होता है वो लिमिट करता है आपकी रिस्ट जॉइंट की एबडक्शन को। तो इस वजह से जो है आपकी एबडक्शन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द एडक्शन या अदर मोमेंट्स। ठीक है। और इनमें जो है याद रखें कि रेस्ट जॉइंट में जो है रोटेशन नहीं होती। रोटेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो अनइवन बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होती है, ये उनकी रोटेशन जो मोमेंट होती है उसको ये लिमिट करती है। तो इसमें रिस्ट जॉइंट में मेनली जो है हमारे पास 4 कैटेगरीज होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन। ठीक है। और रोटेशन इस पे नहीं होती। रोटेशन के लिए जो सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ वो ये है कि आपका जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो एल्बो जॉइंट के साथ होता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, वो आपका करता है ये वाले जो आप देखें तो प्रोनेशन और सुपिनेशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ये करता है। ये जो आप यूं मूव करते हैं, हाथ को इस तरह मूव कर लेते हैं, तो ये जो मूव करते हैं आप सुपिनेशन और प्रोनेशन, ये आपकी कंपेंसेशन है किसकी? रोटेशनल मूवमेंट्स की। कि हैंड में रोटेशन नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसको सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे जो है सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट्स दी गई है, ताकि हैंड को आप स्किलफुल मूवमेंट्स के लिए यूज कर सके। ठीक है। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी, ये जरा टेक्निकल था इसलिए। अच्छा, इसके बाद जब आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स में आप स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, जो आपको मूवमेंट्स दिखाई है, ये वाली जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये आपकी काफी हद तक फ्री मूवमेंट्स होती है। ठीक है। जबकि आपके जो एबडक्शन है, आपको बताया कि ये वाली जो एबडक्शन है इसमें लिखा हुआ है 15 डिग्रीज तक की लिमिट होता है। आपको बताया कि ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस जो होता है उसकी वजह से ये जो है एबडक्शन जो है इसकी लिमिटेड होती है। ठीक है। और एडक्शन जो इसका है ये होता है अल्नर डिविएशन, क्योंकि जब रेडियस उसका स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नर जो होता है वो उतना प्रोट्रूबरेंट नहीं होता है एज कंपेयर टू द रेडियस, तो उस वजह से एडक्शन जो है उसको जरा ज्यादा मोबिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू द उसकी एबडक्शन की। ठीक। उसके बाद आती है रिस्ट जॉइंट की रिलेशंस। रिलेशंस में ये है कि इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर होगा और मीडियली और लेटरली होगा। ठीक है। तो ये जो एंटीरियरली होगा, जो रिस्ट जॉइंट के एंटीरियर स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, सारी बात है ज्यादातर मसल्स ही होंगे,
और उसके बाद आता है आपके पास वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। तो मसल्स में जो सबसे पहले जो मेन मसल है वो आपका है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस along with the superficialis, the flexor pollicis longus, the flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, and the median and the ulnar nerves, ठीक है। एंटीरियर रिलेशंस में क्या आता है, अल्नर नर्व है, मीडियन नर्व है, और साथ में इसके जो है प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस और पॉलिसिस लॉन्गस के जो है टेंडन होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या आता है, एंटीरियर में जो है आपके फ्लेक्सर्स आ गए, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है फ्लेक्शन का है, आपको पता है फोर आर्म से। पोस्टीरियर जो है आपका एक्सटेंशन का है, क्योंकि पोस्टीरियर को जो है ज्यादातर आपको पता है ये रेडियल नर्व सप्लाई करती है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो होता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो उसी फैशन में जो है आप रिस्ट जॉइंट जो है उसकी पोस्टीरियर जो टेंडन्स होते हैं वो आपके होते हैं एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस की, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, the extensor digitorum, the extensor indicis, extensor carpi radialis longus, along with the brevis, and the extensor pollicis longus and brevis, ठीक है। ये आपकी हो गई पोस्टीरियर रिलेशंस में। मतलब आप कॉन्सेप्ट के लिए ये याद रखिए कि जो रिस्ट जॉइंट है इनके एंटीरियरली आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो होता है उसके मसल्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं, जबकि पोस्टीरियरली जो है आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के होंगे मसल्स, ठीक है। और जो मीडियन नर्व है वो उसकी एंटीरियरली होता है रेस्ट जॉइंट के। इसकी मीडियली क्या होगा, मीडियली ऑफ द रेस्ट जॉइंट जो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व है। मीडियली से तो आपको याद होगा कि अल्नर नर्व तो आपको याद होगा, लेकिन पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व ही याद रखिए, ठीक है। ये इसकी मीडियल रिलेशंस में आता है। और इसके लेटरल रिलेशन में क्या आते हैं, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है रिस्ट जॉइंट के लेटरली पड़ी होती है, ठीक है। मीडियली जो है आपका अल्नर नर्व की जो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, एंटीरियरली जो है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स होती है, ठीक है, और पोस्टीरियरली जो है वो आपकी होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्ट जॉइंट। ब्रीफ था, इसमें कुछ इतना नहीं था। अगर आपने इसमें कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले, और फिर आगे मैं दूसरा टॉपिक है छोटा सा वो भी पढ़ाऊं। फिर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो आपके पास आता है पामर स्पेसेस है, ठीक है। ये जो पाम होता है इसमें पोटेंशियल स्पेसेस होती है, और वो स्पेसेस जो है वो कैसे बनती है, क्यों होती है, वो आपको अभी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने ये इसके लिए समझना क्या होगा, पामर एपिन्यूरोसिस जो है ये एक टर्म है, पामर एपिन्यूरोसिस, पाम की जो एपिन्यूरोसिस होती है ये आपको समझना होगा पाम की स्पेसेस के लिए। पामर एपिन्यूरोसिस क्या चीज है, ये जो डीप फेशिया होता है उसमें पाम में डीप फेशिया ऑफ द पाम जो है यहाँ पे आके ये बहुत ज्यादा थिकन्ड हो जाता है और स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि पामेरस लॉन्गस जो फोरआर्म का मसल है उससे सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आती है, और जब वो डीप फेशिया ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम पे आके अटैच्ड होती है तो उसकी वजह से जो फेशिया डीप फेशिया पाम का होता है ये ज्यादा थिक हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, और इसको इस वजह से कहते हैं पामर एपिन्यूरोसिस, ठीक है। पामर एपिन्यूरोसिस क्या होते हैं फिर बताता हूँ। पामर एपिन्यूरोसिस जो है वो आपका डीप फेशिया ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम जो है वो रीइंफोर्स्ड होता है किससे, सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ऑफ द पामेरस लॉन्गस टेंडन से, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आपके पाम को जो है ये आपका जो हाथ होता है इसकी बहुत ज्यादा स्किल्ड और ग्रिपिंग मोमेंट्स होती है, आपको पता है, और इसको इसके लिए आपको अपने हाथ को जो है इसकी ग्रिप को और इसकी उसको मजबूत करना होता है। तो इस वजह से जो डीप फेशिया होता है बाकी बॉडी के कंपैरिजन में डीप फेशिया ऑफ द पाम जो होता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम, जो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है ये यहाँ पे जो होता है पाम में, यहाँ पे पामर एपिन्यूरोसिस बनती है, और ये बनती कहाँ से है, पामेरस लॉन्गस की टेंडन से आपको सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स जो है फाइबर्स जो है वो आपकी आती है और अटैच्ड होती है डीप फेशिया के साथ। तो डीप फेशिया को ये रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन करती है। ये आपका है पामर एपिन्यूरोसिस। और ये पामर एपिन्यूरोसिस जो है ये आपका अटैच्ड होता है कहाँ पे, फ्लेक्सर रेटिकुलम का जो लोअर बॉर्डर या लोअर मार्जिन है उस पे अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये पूरा जाता है आपके बेस ऑफ द फिंगर्स या बेस ऑफ द फेरिंग्स तक ये जाता है। अभी पामर एपिन्यूरोसिस तो आपको बता दिया, इसकी समझ आ गई कि नहीं? अगर इसकी समझ आई हो तो फिर आगे आसान है। इसका बताया, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा बता देता हूँ, अगर आ गई है तो फिर आगे जाके पामर स्पेसेस आपको फिर डिवाइड कर लेता हूँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। ये जो आपको बताया कि ये जो होती है पाम में जो है डीप फेशिया ऑफ द पाम जो होता है, सेंट्रल रीजन ऑफ द डीप फेशिया ऑफ द पाम जो होता है, ये रीइंफोर्स्ड होता है किससे? सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स coming from the tendon of the palmaris longus muscle along with the deep fibers। ठीक है, आप ये याद रखिए कि ये जो डीप फेशिया होता है इसका हैंड का सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम, जो यहाँ पे जो डीप फेशिया होता है स्किन के नीचे, वो रीइंफोर्स होता है किस पे? सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द palmaris longus muscle of the forearm। palmaris longus muscle जो होता है वो forearm में होता है, ठीक है। तो palmaris longus muscle of the forearm से ये सुपरफिशियल फाइबर्स इसकी लॉन्गिट्यूडनल आती है और वो अटैच्ड होती है कहाँ पे? डीप फेशिया ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम पे। तो इसकी वजह से जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पाम होता है, डीप फेशिया होता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वो थिकन्ड हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ज्यादा रीइंफोर्स्ड हो जाता है। और इस अटैचमेंट को, इस डिजाइन को, ये जो फेशिया और टेंडन के दरमियान बनता है, इसको कहते हैं आप पामर एपिन्यूरोसिस। पामर जिस तरह पाम है, तो पामर एपिन्यूरोसिस क्या होती है? एपिन्यूरोसिस टेंडन के एक दूसरे के साथ उसको कहते हैं, तो ये पामर एपिन्यूरोसिस आपका हो गया, ठीक है। इसकी समझ आ गई? और इसका आगे ये है कि ये बताया आपको, ये नीचे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के साथ जो है प्रॉक्सिमली अटैच्ड होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के साथ। जबकि ये डिस्टली जाता है तो दोनों साइड ऑफ द हैंड जो है, मतलब ये कि यहाँ पे जब आएगा तो ये थंब की तरफ भी आएगा और लिटिल फिंगर की तरफ भी आएगा, दोनों साइड ऑफ द हैंड पे जो है ये जाता है। और साथ में क्या करता है कि ये जो रेडियल और अर्नर बर्सा होते हैं उस पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी हैंड को जो है सप्लाई देता है। अब ये हमने किस लिए बताना था? ये हमने इसलिए बताना था कि इस पे हमने आगे जाके पामर स्पेसेस बताने हैं, जो कि स्पेसेस होती है पाम में, पोटेंशियल स्पेसेस होती है। और वो स्पेसेस किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि वहां पे जाके अगर कोई कलेक्शन हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई इंजरी हो जाए, कोई और इस तरह का मसला हो जाए, तो ये जो स्पेसेस होती है ये उस स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एरिया में, पूरे का पूरा हाथ नहीं होता, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द पाम होता है, या मीडियली या लेटरली या दरमियान में, जो इसकी वजह से जो है इन्फेक्शन वहां पे जमा हो जाता है और वहां से आप उसको लोकली ट्रीट भी कर सकते हैं, लोकली अप्रोच भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये है, ये जो आपके पामर स्पेसेस है, इसका फायदा ये है कि इसको आप इंडिविजुअली फिर अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये ना होते तो आपके थंब का इन्फेक्शन है, फर्ज करें थंब का इन्फेक्शन आपके पूरे के पूरे हाथ में फैल जाता, या लिटिल फिंगर का जो इन्फेक्शन है पूरे के पूरे हाथ में फैल जाता, नेल बेड का इन्फेक्शन है पूरे के पूरे हाथ में फैल जाता। अभी क्या होता है, अभी आपको ये बताता हूँ कि अभी ये होता है कि ये जो स्पेसेस होती है पाम में, ये डिवाइड हो जाती है डीप फेशिया के पामर एपिन्यूरोसिस के पैटर्न की वजह से, जिसकी वजह से हाथ जो है मेनली 2-3 उसमें कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये जो कंपार्टमेंट्स होती है ये किस लिए सिग्निफिकेंट होती है? क्योंकि इससे फिर आपको जो है आपकी वो जो उसकी पस या कलेक्शन वगैरह होती है उसमें वो आ जाती है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अभी अगर इसमें आप देखें तो ये जो है ये हाथ का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है ये वाला थंब है और ये वाला जो है आपका लिटिल फिंगर है। तो अगर इसमें आप गौर करें, इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है ये वाला, ये आपका जो है ये हाइपोथेनर स्पेस है। कौन सा? हाइपोथेनर। ये यहाँ पे होगा, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद ये जो आपके पास आता है ये वाला, ये आपका है मिड पामर स्पेस, ठीक है, मिड पामर स्पेस। ये हाइपोथेनर स्पेस, ये मिड पामर स्पेस, और ये वाला जो टुवर्ड्स द थंब है ये वाला, ये जो है ये आपका है थिनर स्पेस, ठीक है। थिनर, हाइपोथेनर और मिड पामर, ये हमारे पास स्पेसेस हैं मेनली। आपको बताता हूँ कि ये बनते कैसे हैं। अभी जब आप देखें तो पामर एपिन्यूरोसिस थी, आपको बताया कि ये आपकी लोअर मार्जिन ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे जो है वो उसकी अटैच्ड होती है, ठीक है। और नीचे आती है, कोर्स करती है ऑन द मीडियल एंड द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द हैंड। तो जब ये कोर्स करती है, आती है, तो इसके जो डीप फेशिया होता है इससे नीचे सेप्टा निकलते हैं, ठीक है, इंटरफेशियल सेप्टम निकलता है, और वो जो है वो आपका अल्लर या उससे मीडियल साइड से जब निकलता है उसका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के, तो यहाँ पे आके फिफ्थ मेटाकार्पल जो बोन होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल,
मेटाकार्पल यहाँ पे पाम में होते हैं मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। तो फिफ्थ मेटाकार्पल के जो मीडियल बॉर्डर होता है उस पे जाके अटैच्ड होता है, ठीक है। फिफ्थ मेटाकार्पल के जो मीडियल बॉर्डर है उसकी अटैचमेंट से लेके इसकी जो है रिस्ट जॉइंट भी मीडियली जो उसका स्पेस होता है उसकी मीडियली ये जगह पड़ी हुई है और इसको कहते हैं हाइपोथेनर स्पेस, ठीक है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें कोई क्लियर है तो दिखाता हूँ मैं आपको। थीनर मिड पामर इसी में है, क्लियर है बस। तो ये जो है ये हमारे पास हाइपोथेनर स्पेस है, ये बनती है टुवर्ड्स द मीडियल साइड, ठीक है। और ये बनती कहाँ पे है, फिफ्थ मेटाकार्पल का जो मीडियल बॉर्डर होता है उसकी मीडियली एक स्पेस है, छोटी सी स्पेस है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेनर स्पेस। और हाइपोथेनर स्पेस जो है इसमें जो मीडियल मोस्ट जो इन्फेक्शन होता है इसका हैंड का वो आपका जमा होगा हाइपोथेनर स्पेस में, ये उसको लिमिट करेगा। जो बाकी पोर्शन है आपका हाथ का यहाँ पे ये जो जितना भी पोर्शन है उस पर ये स्पेस जो है उस पर जो ये जो आपकी पस वगैरह जो भी है वो आपका यहाँ पे स्प्रेड नहीं होगा, यहाँ तक ये लिमिट कर देगा इसको। ये तो आपका हो गया हाइपोथेनर। इसके बाद ये जो है ये आपका मिड पामर स्पेस है और ये आपका थीनर स्पेस है। ये बनता कैसे है कि ये जो आपको बताया कि डीप फेशिया जो होता है उससे आता है इंटर मस्कुलर सेप्टम, इंटरफेशियल सेप्टम, ये वाला जो है ये वाला ये इंटरफेशियल सेप्टम है, ये आता है, ठीक है, फ्रॉम द सुपरफिशियल टुवर्ड्स द डीप एस्पेक्ट ऑफ द पाम, ये वाला। और ये जब यहाँ पे आता है ये लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये डिवाइड करता है यूं, अगर आप हाथ रखें यूं थंब पे ये और यूं अगर आप एनाटॉमिकल में रखें तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है ये आपका थंब की साइड पे है, ये आपका पाम का सेंट्रल पोर्शन है। और यहाँ पे जो है ये अगर आप देखें तो इंटरफेशियल सेप्टम है। 1 2 3 जो आपका सॉरी ये जो आपका सेप्टम है इंटरफेशियल सेप्टम जो है ये आपको डिवाइड करते हैं पाम को थीनर स्पेस और मिड पामर स्पेस में, ठीक है, थीनर और मिड पामर स्पेस। अभी जब ये थीनर स्पेस को हम डिस्क्राइब करेंगे तो थीनर स्पेस जो है ये कहाँ से शुरू होता है और ये इसका जो क्लियर कट पॉइंट है वो हमने इस तरह बताया है कि इसको हमने इस तरह बताया कि जो इंटरफेशियल सेप्टम जो होता है ये वाला इंटरमस्कुलर सेप्टम जो होता है ये होता है थर्ड मेटाकार्पल की मिड लाइन पे, ठीक है। थर्ड मेटाकार्पल जो होता है यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स होते हैं यहाँ पे, तो थर्ड मेटाकार्पल के मिड लाइन पे अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये वाला जो है ये मेटाकार्पल बोन्स है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है मेटाकार्पल बोन्स है। तो थर्ड मेटाकार्पल जो है उसके मिड लाइन पे क्या आता है, ये जो सेप्टम आपका आता है ये रफली उस लाइन पे आता है। तो थर्ड मेटाकार्पल के लेटरली जो होंगे, लेटरली, ठीक है, उसके लेटरली मसल्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर अलोंग विद द एडक्टर पॉलिसिस ये जो होंगे ये एरिया ये पूरे का पूरा कवर्ड होगा किस पे, थ्रू द थीनर स्पेस, ठीक है। थीनर ये वाला होता है, ये वाला जो है ये वाला थंब के साथ जो लगा होता है ये थीनर होता है, ठीक है। ये वाला जो लिटिल फिंगर की मीडियरी होता है ये हाइपोथीनर होता है, ये थीनर होता है, ये वाला थीनर एमिनेंस आपने पढ़ा होगा, इसमें थीनर स्पेस है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेप्टम आ गया, सेप्टम आ गया आपकी थर्ड मेटाकार्पल बोन के मिड लाइन पे। और थर्ड मेटाकार्पल बोन का मिड लाइन जो है उसके लेटरली यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है इंडेक्स फिंगर के जो फ्लेक्सर्स है अलोंग विद द एडक्टर पॉलिसिस ये जो है आपके ये इलाका जो है ये जो एरिया है इसको ड्रेन करता है आपका थेनर स्पेस। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आता है कि थर्ड मेटाकार्पल की मीडियली, ठीक है, मीडियली टुवर्ड द मीडियल साइड, थर्ड मेटाकार्पल के मिड लाइन की मीडियली जितना भी एरिया है अप टू द मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर अलोंग विद द लिटिल फिंगर की जो मसल्स है ये जितनी भी है उनको ये ड्रेन करता है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनको ये करता है। जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो मिड पामर स्पेस है उसमें आके ये इन्फेक्शन या पस वगैरह जो है जमा हो जाती है। तो आपका थंब और आपका इंडेक्स फिंगर जो है उसके लिए और यहाँ पे थिनर स्पेस के लिए जो है थिनर एमिनेंस के लिए उसके लिए आपके पास है थिनर स्पेस, ठीक है, यहाँ पे थिनर स्पेस है, ये एक पामर स्पेस हो गया। जबकि दूसरा आपके पास जो है ये मिड पामर स्पेस है, तो मिड पामर स्पेस जो आपका है ये आपका मिडिल फिंगर मीडियल पोर्शन, उसका इंडेक्स फिंगर और अलोंग विद द लिटिल फिंगर ये वहां तक जाके इन्फेक्शन को जो है या लिमिट करता है या उसको ड्रेन करता है। जबकि आपका जो ये वाली जो आपको दिखाई है हाइपोथेनर स्पेस, हाइपोथेनर स्पेस जो है बहुत ही छोटी पोटेंशियल स्पेस होती है और ये आपकी होती है कहाँ पे, फिफ्थ जो मेटाकार्पल होते हैं फिफ्थ,
5th मेटाकार्पल के मीडियल जो बॉर्डर होता है उससे जाके ये शुरू होता है और मीडियली जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई मेनली थिनर स्पेस, मिड पामर स्पेस और हाइपोथिनर स्पेस। थिनर और मिड पामर जो है ये बनती है इंटरफेशियल या इंटर से सेप्टम से, और इसका जो रफली लैंडमार्क होता है वो आपका होता है कहाँ पे, वो आपका होता है 3rd मेटाकार्पल बोन के मिड लाइन पे। ठीक है, इसकी समझ आ गई? पामर स्पेस है, इसकी समझ आ गई आप लोगों को तीनों की? ये जो आपका अच्छा, इसमें दूसरी डायग्राम है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जरा ज्यादा उसमें वो दिखाया हुआ है। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है टुवर्ड्स द थंब, ये अगर आप देखें तो ये जो है आपका थिनर स्पेस है, और ये इसके साथ दूसरा इस तरफ है, ये आपका हाइपोथेनर स्पेस, सॉरी मिड पामर स्पेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थिनर स्पेस है, तो थिनर स्पेस का जो है यहाँ पे आके फिंगर के लिए और एडक्टर पॉलिसिस के साथ अटैच होने के लिए ये एरिया है। जबकि आपका जो मिड पामर स्पेस है, इससे आपकी मिडिल फिंगर को, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को और लिटिल फिंगर, तीनों की मसल्स को जो है ये आपको देख सकते हैं, ये उसको सप्लाई करता है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे होता है हाइपोथिनर, इस डायग्राम में नहीं है, यहाँ पे हाइपोथिनर होता है, नीचे वाले डायग्राम में शायद आपको दिखे, ये वाला जो स्पेस है ये हाइपोथिनर है। ठीक है, और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके मेटाकार्पल बोन। ठीक है, इसकी समझ आ गई? ये भी एक डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें तो ये थिनर स्पेस है। ठीक है, और ये वाला जो जितना भी है ये वाला पूरा ये मिड पामर स्पेस है, थिनर स्पेस। ठीक है, और ये मिड पामर स्पेस। इसके अलावा जो है, उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके अलावा दो और जगह है, एक को वेब स्पेस कहते हैं और एक को पल्प कहते हैं। ठीक है, अच्छा, थिनर स्पेस रिपीट कर दूं? ठीक है, थिनर स्पेस जो होता है आपका, जैसे आपको बताया, ये जो अगर आप देखें ना, ये वाला, ये जो पोर्शन है, एक हाथ का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये थिनर स्पेस का है। थिनर स्पेस बनता कैसे है? ये जो आपका है 3rd मेटाकार्पल का जो मिड लाइन होता है, 3rd मेटाकार्पल बोन का मिड लाइन जो होता है, उसको हमने लैंडमार्क लिया हुआ है, और उस पे आके क्या होता है कि ये जो आपका देख रहे हैं आप लाइन, ये इंटरफेशियल सेप्टम है। ये आपका डीप फेशिया जो होता है अटैच्ड होता है ओवरलाइंग स्किन के साथ, तो डीप फेशिया के ऊपर से आता है ये वाला इंटरफेशियल सेप्टम, और नीचे आके अटैच्ड होता है कहाँ पे, यहाँ आके 3rd मेटाकार्पल बोन जो है उसकी मिड लाइन पे आके लगता है। तो इसकी अटैचमेंट की वजह से जो है इस तरफ बन जाता है आपका मिड पामर स्पेस, जबकि लेटरली आपका बनता है थिनर स्पेस। ये जो थिनर स्पेस है ये आपके ड्रेन करता है कहाँ को, फ्लेक्सर्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर को। ठीक है, फ्लेक्सर्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर को अलोंग विद द एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस कौन सा है? थंब का जो होता है एडक्शन का जो मसल है उसको एडक्टर पॉलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो एडक्टर पॉलिसिस अलोंग विद द इंडेक्स फिंगर, ये जो दोनों होती है ये आपका ड्रेन होता है कहाँ पे? थिनर स्पेस पे, और ये है आपका थिनर स्पेस। जबकि बाकी जो है मिड पामर स्पेस है, मिड पामर स्पेस जो है यहाँ पे है, और ये सेप्टम की मीडियली होता है, ये बाकी मिडिल फिंगर को, लिटिल इंडेक्स फिंगर को और लिटिल फिंगर को, इन तीनों को जो पस वगैरह होती है उनको ये डील करता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया थिनर स्पेस और ये आपका आ गया मिड पामर स्पेस। और ये बनता कैसे है कि इंटरफेशियल सेप्टम होता है, और लैंडमार्क उसका याद रखिए कि जो आपका मेटाकार्पल है 3rd मेटाकार्पल, उसका मिड लाइन याद रखिए। 3rd मेटाकार्पल के मिड लाइन से लेटरली जो होगा, रिंग फिंगर को जो है, रिंग फिंगर को ड्रेन करता है आपका मिड पामर स्पेस। ठीक है, आप उस पर देख ले, चेक कर ले रिंग फिंगर को। रिंग फिंगर ये वाला है इस पिक्चर में, ठीक है, ये वाला, और इसको करता है आपका मिड पामर स्पेस। आपको दूसरे उसमें दिखाऊं, इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी टिप्स बनी हुई है ये वाली, ये फिंगर्स को ड्रेन करने के लिए, तो ये वाला जो लाइन है ये मिड पामर और थिनर स्पेस को डिवाइड करने के लिए, ये वाला मिड पामर स्पेस है, तो ये लिटिल फिंगर के लिए है, ये इंडेक्स फिंगर के लिए, ये मिडिल फिंगर के लिए है। जबकि अगर आप देखें तो ये थिनर से जो जाता है तो ये इंडेक्स फिंगर के लिए जाता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? रिस्पॉन्ड प्लीज,
इसकी समझ आ गई? अच्छा, वेलकम। अब इसमें फिर एक और चीज है, वो आपकी जो है वो फिंगर टिप्स जो होती है, यहाँ पे जो फिंगर टिप्स होती है हमारी ये वाली, ये जितनी भी हमारी फिंगर टिप्स हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी जो है इनमें भी पोटेंशियल स्पेसेस होती है, जिस तरह आपको बताया कि पूरी पाम में होती है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो डायग्राम अपने बुक में भी देख ले, साथ इसी तरह जरा कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो इसमें जो डीप फेशिया होता है उसका टिप्स में जो है स्किन से डीप फेशिया के नीचे जो सेप्टा जाते हैं, फाइबर सेप्टा जाते हैं। ठीक है, और उन फाइबर सेप्टा की वजह से जो है, अगर आप देख ले उसमें लाइंस नजर आ रही है, फाइबर सेप्टा जो है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका फिंगर का जो डिस्टल फेरिंग्स होता है या जो आपका टिप होता है, ये एक पोटेंशियल स्पेस बन जाता है। किस लिए? इन्फेक्शन की जमा करने के लिए, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के लिए नहीं, इन्फेक्शन लिमिट होने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका फिंगर टिप है, इसमें सेप्टा जो फाइब्रस सेप्टा होती है वो डीप फेशिया से टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द फिंगर टिप जाती है, टुवर्ड्स द बोन, और इसकी वजह से जो टिप ऑफ द फिंगर जो ये वाली जगह है, ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और वो टाइनी कंपार्टमेंट्स होती है, जिसमें इसमें अभी जो ब्लूश दिखाई दे रहा है, ये टाइनी कंपार्टमेंट्स है। और इसमें जो है आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, यहाँ पे फिंगर टिप्स पे या नेल बेड पे, तो वो जो है वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप उसको लोकली ड्रेन कर सकते हैं। फिंगर टिप्स की इस स्पेस को जो है पल्प स्पेस कहते हैं, पल्प स्पेस। ठीक है, PULP, पल्प स्पेस इन्फेक्शन इसको कहते हैं। अगर यहाँ पे फिंगर टिप्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पल्प स्पेस इन्फेक्शन कहते हैं। और ये जो है ये स्पेस अगर आप देखें तो ये फिंगर टिप्स तक ही लिमिटेड होता है। मिडिल और प्रॉक्सिमल फेरिंग्स या मिडिल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिंगर को ये जो है ये स्प्रेड नहीं होता। यहीं पर जो है यहीं पर ये टिप ऑफ द फिंगर के नीचे जो है जितनी सेप्टा है उसके नीचे ये जमा होकर यहीं पर ही लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये आखिरी हमारे पास था कि पल्प स्पेस इन्फेक्शन, और ये अगर आप देखें तो इसमें इस तरह नजर आ रहा है कि पल्प है। ठीक है, पल्प ऑफ द फिंगर है और ये पल्प बनी हुई है, फाइब्रस सेप्टा जाते हैं फ्रॉम सुपरफिशियल टुवर्ड्स द बोन एट द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम द डीप फेशिया, और वो डिवाइड करते हैं इनको कंपार्टमेंट्स में और उसमें जमा हो जाती है पस, तो इसको कहते हैं फिर पल्प स्पेस इन्फेक्शन। ठीक है, इसकी समझ आ गई? टीनोसाइनोवाइटिस जो है ये आपके छोटे जो मसल्स है उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज है, उनकी इन्फ्लेमेशन को टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। अच्छा, स्पेस की इंपॉर्टेंस का किसी ने पूछा है। स्पेस की इंपॉर्टेंस ये है, जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह अभी आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अगर आप देखें तो ये बनी हुई है। ठीक है, पाम में ये इस तरफ है, टुवर्ड्स द थंब जो है, टुवर्ड्स द थंब जो है ये आपकी बनती है थिनर स्पेस, टुवर्ड्स द बाकी फिंगर जो है आपकी बनती है मिड पामर स्पेस। किसी ने पूछा कि इनकी स्पेसेस की इंपॉर्टेंस बताए। स्पेसेस की इंपॉर्टेंस आपको बताई है कि जो डीप फेशिया होता है ये इसको डिवाइड इसलिए करता है क्योंकि पाम या हैंड जो है ये पूरे का पूरा, ये जो हैंड है रेस्ट जॉइंट के नीचे, अगर स्पेसेस ना होती तो यहाँ का फर्ज करें थंब का इन्फेक्शन होता तो पूरे हाथ में फैलता, लिटिल फिंगर की टिप का इन्फेक्शन होता तो पूरे हाथ में फैलता, अगर नेल बेड का इन्फेक्शन होता तो पूरे हाथ में फैलता। इन जो स्पेसेस है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इनकी मेकअप की वजह से हमारे एरियाज जो है हाथ में लेटरली जो इन्फेक्शन होते हैं वो लेटरली होते हैं, मीडियल को स्प्रेड नहीं हो सकते। मीडियल एरियाज के जो इन्फेक्शन है वो मीडियल होते हैं, लेटरली नहीं आ सकती। इसी तरह फिंगर टिप्स की जो इन्फेक्शन है, पल्प स्पेस इन्फेक्शन, ये जो है आपके फिंगर टिप्स से आगे नहीं जाती, फिंगर टिप्स तक ही रहते हैं। इसके दूसरे जो फेलिंग्स हैं प्रॉक्सिमल और मिडिल, इनमें बहुत कम चांसेस होती है, जब तक ये क्रॉनिक ना हो जाए, एक्यूटली जो है यही पर ही होता है, ये सारा स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, इसी तरह वेब स्पेसेस होते हैं। वेब स्पेसेस कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे वेब स्पेसेस होते हैं। ठीक है, बेस ऑफ द फिंगर्स में वेब स्पेसेस जो है प्रॉक्सिमल फेरिंग्स में, जब अगर आपका वो हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका पल्प स्पेस जो है इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, है फेलन आपका जो होता है वो टिप को नहीं, वो साइड को जो होता है साइड पे फेलन। आपको मैं तस्वीर सबर करें, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बुक में मेरे पास पड़ी है, एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा, सॉरी तस्वीर तो मुझे नहीं मिली।
अच्छा, इसकी समझ आ गई? ये जितना भी आपको बताया इमरान पामर साहब स्पेस का?